हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रोक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रोक्स लॉ क्या होता है और उसका जो यूज़ है वो हमारे नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ पास में दिखाई देता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि स्ट्रोक्स लॉ का ही एक एप्लीकेशन समझ सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि उसी का बिहेवियर है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल ऐसे गिर रहा है या किसी फ्लूइड में ऐसे जा रहा है और ड्यू टू द ग्रेविटी उसकी एक्सेलरेशन बढ़ने लग जाती है, बट ड्यू टू द स्ट्रोक्स लॉ के कारण उसकी जो एक्सेलरेशन है वो आपकी जीरो हो जाएगी और जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी और उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और फाइनली एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। स्ट्रोक्स लॉ। तो स्ट्रोक्स लॉ होता क्या है? तो स्ट्रोक्स लॉ के लिए मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं। सबसे पहले इक्वेशन है फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज द इक्वेशन। अब आपको यहां क्लियरली दिख रहा होगा कि दिस इज द फोर्स। तो स्ट्रोक्स लॉ जो है वो फोर्स के बारे में बताता है। अब वो फोर्स कौन सा है? फोर्स, उसको समझिएगा आप थोड़ा सा। मान लीजिए कि यहां पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ अलग टाइप का लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है वो, ठीक है। अब इस लिक्विड पे कोई भी चीज को आप ड्रॉप कराइए, कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो किसी भी शेप का हो। जब इसको आप ड्रॉप कराएंगे तो यहां पास में आपका एयर है और यहां पास में आपका फ्लूइड है, ठीक है। अब यहां फ्लूइड है और यहां पास में एयर है। जब उस ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कराएंगे तो होगा क्या, यहां से यहां तक में जो उसकी एक्सेलरेशन है वो काफी ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू द एयर, और यहां पास का एयर का ये पार्टिकल रहेगा। अब यहां पास में फ्लूइड है। जब इस फ्लूइड से वो गुजरेगा जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, या फिर बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, रिटार्डेशन में। एक्सेलरेशन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिटार्डेशन में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, पहला बात। दूसरा बात कि ये कैसे होता है। अब इसका सिंपल सा आंसर ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इधर से ऐसे जा रहा है तो यहां पास में पहले से एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, यहां पास में पहले से फ्लूइड मौजूद है। तो क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो यहां के एयर के पार्टिकल्स को खिसकाने की कोशिश करेगा। ओके है, ठीक है। इसको खिसकाएगा तभी तो ये मतलब यहां पास से गुजर पाएगा ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पास में है, समझ लीजिए यहां पास में एयर पार्टिकल हैं और वो चाहते ही नहीं कि मैं हटूं, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहां से गुजर पाएगा? नहीं। जब ये ऑब्जेक्ट यहां से गुजरेगा और ये फ्लूइड को हटाते हुए जाएगा तो ये जो फ्लूइड है, एयर को भी हम फ्लूइड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा और इसकी स्पीड को रोकने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि ये इधर से ना जा पाए। तो देखिए यहाँ के एयर पार्टिकल्स ये वाले ऑब्जेक्ट के साथ में फ्रिक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रिक्शन बनाएगा। पूरा पार्टिकल्स जो है, ये देखिए जितने भी पार्टिकल्स है ये इससे टच होते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, है ना। और ये क्या करेगा, इसके साथ में फ्रिक्शन बनाएगा। और फ्रिक्शन कैसे करेगा, इसको फ्रिक्शन बनाते टाइम पे इस पे ऑपोजिट फोर्स लगाएगा एक, कि ये इसका रुक जाइए। तो अब ये फ्रिक्शन बनाएगा, इस पे ऑपोजिट पे फोर्स लगाएगा और ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इसको रोकने के लिए, यही फोर्स है ये वाला। अब इस फोर्स का नाम क्या है? इस फोर्स को दो टाइप से बोलते हैं। बहुत लोग इसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं और बहुत लोग इसको विस्कोसियस फोर्स भी बोलते हैं। अब दोनों का मतलब समझ लीजिए। ड्रैग फोर्स का मतलब ये होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं यहां पास में, जो इसके साथ में संपर्क कर रहे हैं, ये घिसटा रहे हैं, जो इसके साथ में, बोलते हैं नॉर्मल भाषा में घिसटाना बोलते हैं इसको। तो ये जो इसके साथ में घिसटा रहे हैं तो ये इसको पुल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? पुल करेंगे इसको, ठीक है। देखिए ये पुल करने का मतलब कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। फ्रिक्शन के कारण देखिए दोनों में बॉन्डिंग होगा तो दोनों एक दूसरे को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो जब ये इन दोनों को खींचेगा और इसको नहीं जाने देगा इधर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। खींचना मतलब कि इसको आगे नहीं जाने देना है। फ्रिक्शन ऐसी ना होता है, अब मैं कभी चल रहा हूं ऐसे करके
तो मेरे साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाती है, मेरे पैर का और जमीन के साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी। समझ लीजिए इसके साथ में मैं अगर इसको ऐसे ड्रैग करा रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे ले जाऊं और ऐसे ले जाऊं घिसटा के, तो किसमें ज़्यादा मुझे ताकत लगेगा? इसमें ज़्यादा ताकत लगेगा। तो जब मैं इसको ऐसे घिसटाऊंगा, इस जगह में ये मार्कर को ऐसे घिसटाऊंगा, तो क्या होगा, ये वाली जो स्किन है इसके साथ में बॉन्डिंग बनाएगा और जिसके कारण ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको आगे नहीं जाने देगा, खींचेगा कि नहीं? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ड्रैग फोर्स। विस्कोसियस फोर्स क्या है? विस्कोसियस फोर्स भी उसी के जैसा ही है, सेम लिक्विड ही है हमारा। इसको बोलते हैं स्टिकनेस फोर्स। मतलब कि किसी के साथ अगर ये चिपक जाए, समझ लीजिए ये जा रहा है, तो ये इसमें और इसमें जो बॉन्डिंग हो रहा है ड्यू टू द विस्कोसिटी के कारण, इसलिए इसको विस्कोसियस फोर्स बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब देखिए यहां एयर पार्टिकल्स थे, तो इसके साथ में इसका उतना ज्यादा बॉन्डिंग नहीं हो पाया, इसलिए फास्टली मूव कर गया यहां से। अब यहां पास में ये लिक्विड है, अब ये लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी ज्यादा का मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही तगड़ा बॉन्डिंग है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ही तगड़ा बॉन्डिंग है और ये इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा तो इसका बॉन्डिंग ज्यादा तगड़ा है कंपेयर टू एयर के मुकाबले, तो इसको ज्यादा ताकत लगेगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। अब इसको ज्यादा ताकत लगेगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा कि ये नीचे ना जा पाए स्टिकनेस के कारण, देखिए यहां भी पार्टिकल होगा, बहुत सारे होगा कि नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि ये पार्टिकल की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही तगड़ी है और ये इसके साथ में भी ऐसा फ्रिक्शन बनाएगा कि ये नीचे ना जा पाए, पूरी कोशिश करेगा। देखिए इसके नीचे वाले जितने भी हैं ये ब्रेक होने की कोशिश नहीं होगा इस पे। तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये रिटार्डेशन कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए रिटार्डेशन, और इसके एक्सेलरेशन घटने लग जाएगा, इसका एक्सेलरेशन घटने लग जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कब होता है वो, जब ये ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी W, इसको बोलते हैं mg, इसके कारण ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए एक फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग ये वाला फोर्स बोलते हैं विस्कोसियस फोर्स, ठीक है, जो कि स्टोक्स लॉ बताते हैं। तो ये फोर्स लग रहा है इसको रोकने के लिए ऊपर में, और इस पे एक और फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स समझिए, पहला तो इसको रोकने के लिए जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन के कारण, दूसरा ये यहां से जितने भी मॉलिक्यूल हट गए, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पास में अपनी जगह बनाया है और ये जगह खाली नहीं था, ये जगह यहां पास में जो मॉलिक्यूल्स थे इस फ्लूइड के उसको हटा के बनाया है, और उसको हटाने के कारण वो अपनी जगह में फिर से आने की कोशिश करेगा। जितने भी फ्लूइड हटे हैं वो क्या करेंगे, ये सब फ्लूइड जो हट गए हैं, ठीक है, वो अपनी जगह में फिर से आने की कोशिश करेंगे और अपनी जगह में आने के लिए इस पे एक और ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसको ऊपर खिसकाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और उसको बोलते हैं U, अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। ये अप थ्रस्ट फोर्स और F के बारे में हम लोग डिटेल में टर्मिनल वेलोसिटी में पढ़ेंगे, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। फिलहाल में मैं आपको ये समझाने कर रहा था कि स्टोक्स लॉ होता क्या है। स्टोक्स लॉ क्या है, विस्कोसियस या फिर ड्रैग फोर्स, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है तो उसे बैक भेजने के लिए, उसकी एक्सेलरेशन को रोकने के लिए, या बोल सकते हैं उसके मोशन के अपोज में फोर्स जो लगाता है, उसे हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ के फॉर्म में, ठीक है, जो कि होता है ड्रैग या फिर विस्कोसियस फोर्स, ठीक है। ये चीज आपको, ये फेनोमेनन आपको लैमिनर फ्लो है उसमें भी देखने मिलता है। मान लीजिए कि ये हमारा पाइप है, ठीक है, और इस पाइप से हमारा ये फ्लूइड इस टाइप से बह रहा है। तो मैंने आपको लैमिनर वाले फ्लो में आपको ये बताया था कि जो आपका ये प्लास्टिक वाला, ये जो आपका पाइप का ये सरफेस एरिया है, इस पे जो लिक्विड फ्लो होगा ये उतना वेलोसिटी से नहीं फ्लो होगा जितना वेलोसिटी से ये वाला फ्लो होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए ये वाला इस टाइप से होगा, ये वाला इस टाइप से, इसको लैमिनर फ्लो बोलते हैं। और यहाँ पास में भी हमको सेम फेनोमेनन दिखाई देता है, जो ये ड्रैग फोर्स दिख रहा है, ये इन दोनों के बीच में जो संपर्क बन रहा है, ठीक है। यहाँ पास जस्ट उल्टा है, यहाँ पास में कैसा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि गिर रहा है और फ्लूइड में गिर रहा है, ठीक है, ड्यू टू द फ्री फॉल। यहाँ पास में जस्ट उल्टा है कि फ्लूइड जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, इससे टकराते हुए जा रहा है, तो आपको ड्रैग फोर्स तो वहां पास में भी महसूस होने वाला है।
बस बात यह है कि जिस ये उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अभी स्टोक्स लॉ क्लियर हो गया होगा। तो कैसे होता है देखिए, तो स्टोक्स लॉ किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कि विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज्यादा फोर्स बनेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी फ्लूइड का होगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगा के इसको रोकने की कोशिश करेगा। सेकंड, वेलोसिटी, जितना ज्यादा इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से नीचे आने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा यहाँ की जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स है उस पर इतना ज्यादा फ्रिक्शन बनाएंगे और इसको उतना ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा। तो जितना ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ज्यादा इसको ये रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तीसरा चीज है ये आर। अब ये आर यहां पास में क्यों आया है इसको समझिएगा। अब स्टोक्स लॉ जो बोलता है, स्टोक्स लॉ सारे के सारे ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, पर सब के सब जो डायमेंशन होता है सारे ऑब्जेक्ट्स का वो अलग अलग होता है। जैसे मैं हूं तो मैं ही अगर चल रहा हूं तो मुझ पे भी, अगर मैं गाड़ी पे चल रहा हूं तो ड्यू टू द एयर वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। जितना मैं स्पीड बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मुझे रोकने की कोशिश करेगा। अगर आप हाई स्पीड पे बाइक पे चलते हैं, ठीक है, जो गर्ल्स लोग स्कूटी पे चलते हैं, तो उन लोग को अगर आप तेज चलाते हुए देखोगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज्यादा हवा महसूस होगा। धीरे चलोगे तो उतना महसूस नहीं होगा, पर तेज चलोगे तो आपको ज्यादा हवा महसूस होता है। और वो हवा जो रहता है वही है आपका विस्कोसियस फोर्स। ठीक है, बट अब देखिए कोई भी शेप हो सकता है, तो इररेगुलर शेप का जो फोर्स निकालना बहुत ही टफ है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया गया। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, पर एज पर द 11th क्लास के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या किया गया, उसके लिए एक सिंपलेस्ट डायग्राम बनाया गया। तो सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम कौन सा होता है, सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम होता है किसी भी चीज का सर्कल। सर्कल इज द सिंपलेस्ट डायग्राम, और इसका एक रेडियस होगा r, और यही r को यहां पास में लिया गया है। ठीक है, और r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, देखिए यही r एरिया बनाएगा आपका, और अगर r बढ़ेगा तो इसका एरिया भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो इस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। इसका एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि आप गाड़ी पे चल रहे हैं सिंपली, और आपकी 60 की स्पीड है, तो हवा आपको लग रहा है पर वो आपको रोक नहीं पा रहा है उतना। अब मान लीजिए कि पीछे एक बंदा बैठ गया है आपके गाड़ी के पीछे, और उसने एक प्लाईवुड या ऐसा थर्मोकोल का ऐसा कोई चीज रख लिया है इस टाइप का, और पीछे ऐसे बैठ गया, और फिर उसके बाद आप चला रहे हैं गाड़ी को। तो अब अगर आप 60 की स्पीड चलाएंगे तो जो पीछे बंदा बैठा हुआ है उसे बहुत ही ज्यादा फोर्स महसूस होगा, और अगर थर्माकोल लेके बैठे तो वो ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू द विस्कोसियस फोर्स के कारण, वो उसको तोड़ देगा। ठीक है, तो इस टाइप का चीजें भी आप महसूस कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स पे। और अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ ऐसा महसूस किया है विस्कोसियस फोर्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, जिससे और लोगों को भी पता चल जाए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया है कि विस्कोसिटी काम करता है, यहाँ पास में आर का रोल है, यहाँ पास में वेलोसिटी भी अच्छे से काम करता है, और ये तीनों के तीनों प्रोपोर्शनल होते हैं इस फोर्स के। और वो फोर्स कौन सा फोर्स है, वो फोर्स विस्कोसियस या ड्रैग फोर्स है, जो कि मोशन को अपोज करने में लगता है। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी जो वैल्यूज हैं, क्या ये पावर में रहेगा, क्या फिर सिंपल फॉर्म में रहेगा, मतलब क्या ये आर स्क्वायर हो सकता है, क्या वेलोसिटी स्क्वायर में हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए एक डायमेंशन का फॉर्मूला होता है। चैप्टर 1 में यूनिट 1 में हमने डायमेंशन के फॉर्मूले को डिराइव करना सीखा था, तो उसको डिराइव करके हम इसकी पावर को निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, देखिए किस टाइप से इसको निकाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू हमें अगर नहीं मालूम है, तो ईटा के ऊपर में इसको आप ए ले सकते हैं, ठीक है, आर के ऊपर में बी और वी के ऊपर में सी ले लीजिएगा। ओके है, और इसके डायमेंशन के फॉर्मूले के से हम इसको इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि ए बी और सी की कुछ वैल्यू आती है कि नहीं। सबसे पहले फोर्स को समझिए। तो फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब मास का क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, केजी का बनेगा एम, कैपिटल एम, एम मीटर का बनेगा एल, और अपॉन में है सेकंड स्क्वायर, मतलब कि टी टू द पावर -2। अब इसी को हमको इनके साथ इक्वेट करना है। सबसे पहले इन तीनों का सेपरेटली निकालिए, बाद में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ईटा का निकालते हैं। ईटा का क्या होता है, पास्कल डॉट सेकंड। पास्कल क्या होता है, न्यूटन अपॉन
मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, एस सेकेंड, न्यूटन का क्या है, ये है, तो ये निकलेगा mL/-2 मीटर स्क्वायर मतलब कि L स्क्वायर, और ये S मतलब T⁻⁻1, ओके है। अब इसको इक्वेट कर लीजिए, तो कितना आएगा, m, ये L है और ये L स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 - 2, और देखिए इसका क्या बनेगा हमारे पास में, ये 1 है ना, T⁻1 है, ये S है सिंपलेस्ट, तो ये T⁻2 + 1, तो आएगा mL⁻1 T⁻1, ओके है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो रहेगा ये A के फॉर्म में रहेगा, ये वाला A, ओके है, ठीक है। सेकंड निकालते हैं, सेकंड है हमारा R, R क्या है हमारा, सिंपल L है। फिर तीसरा है V, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर का मतलब L और सेकंड का मतलब T⁻⁻1, तो इसके लिए बनेगा B और इसके लिए बनेगा C, तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या निकल के आएगा, देखिए ईटा, R और V, ईटा का निकलेगा आपका mL⁻⁻1 T⁻⁻1, और ये आएगा A, R का आएगा L⁻B, और लास्ट आएगा L⁻1 का C, एक्सपैंड कर दीजिए और उसके बाद जो डायमेंशंस है उस सबको एक साथ लिख दीजिएगा, तो देखिए m के पावर a, l के पावर -a, t के पावर -a, l के पावर b, l के पावर c, t के पावर -c। अब m अकेला है तो m के पावर a, l देखिए -a, फिर इसका +b और उसके बाद में +c, और t के पावर में -a और ये है -c, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको इसके साथ में इक्वेट करके देखना है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो m के पावर में a है और यहाँ m के पावर 1 है, तो a का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पास में 1, l के पावर में 1 है, l के पावर में -a + b + c है, तो देखिए -a + b + c = 1, ठीक है। अब इसमें 3 वेरिएबल है जिसमें से एक का वैल्यू मालूम है, बाकी का नहीं मालूम है, तो आप इसको यहाँ पास में इक्वेट तो कर सकते हैं। इसकी जगह में अगर आप 1 लिख देते हैं, -1 + b + c = 1, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, b + c = 1 + 1 मतलब कि 2, तो b + c = आएगा 2, ठीक है। तीसरा इक्वेशन इक्वेट करते हैं, -2 है और यहाँ पास है -a - b है, तो देखिए तीसरा वाले के लिए, तो -a - c = -2, इसमें से माइनस इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे अगर आप, ठीक है, निकालिए मत, a का वैल्यू पहले पुट कर लीजिए, तो a का वैल्यू 1 है, तो ये आएगा -1 - c = -2, इसको उधर भेजेंगे तो -c = -2 + 1, ये बनेगा -1 - c, माइनस कैंसिल, c = 1 आएगा, ओके है। इस c के वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा, b + 1 = 2, तो b = 2 - 1 मतलब कि 1, देखिए तीनों का वैल्यू 1 आया, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर में, सबके ऊपर में क्या निकल के आएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और इसके पावर में भी 1, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म कि किसी के ऊपर में भी कोई पावर अलग से नहीं आने वाला, सबके सब 1 के पावर में भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज स्टोक्स लॉ, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस पे। वैसे तो ये जो डायमेंशन वाला है ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं दिया गया था उस पर कुछ डिफरेंस बुक्स में इसको डिराइव किया गया है, तो इसलिए इसको डिराइव कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको भी स्टोक्स लॉ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बनाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बता रहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो कैसे डिराइव किया जाता है, और ये जो W है इसको रोकने के लिए ये अप थ्रस्ट और ये जो फोर्स है ये कैसे हेल्प करता है इसकी वेलोसिटी को टर्मिनेट करने के लिए, और इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि फॉग। जो फॉग होता है वो एक्चुअल में पानी की बूंदें होती हैं और उनका जो वेलोसिटी होता है वो टर्मिनेट हो चुका होता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरते हैं और इसीलिए हमें वो धुंध टाइप का दिखाई देता है, जिसको धुंध बोलते हैं। एक्चुअल में वो पानी की बूंदें रहती हैं, पर उसका साइज इतना छोटा रहता है और उसकी वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट हो जाती है, इसीलिए हमें वो पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो
ठीक है, इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी फिर चालू करते हैं। ओके, तो अगला हमारा है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जिसका वेलोसिटी जो होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, वो आपका 0 हो जाता है और वेलोसिटी कांस्टेंट फ्लो में फ्लो होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल समझिए और इसका डेरिवेशन को हम लोग फिर करते हैं। क्या करना है हमको एक कंटेनर लेना है फिर से, और इस कंटेनर में कुछ फ्लूइड ले लीजिएगा आप। ओके, अब इस फ्लूइड में एक ऑब्जेक्ट को गिराना है और वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर फॉर्म में आपको लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे? बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन विल बी इजी। ठीक है, बस और कुछ नहीं, कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाए और कोई इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि इस पोजीशन पे है, यहाँ से गिरते हुए इस पोजीशन पे अभी है। अब ये ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है उसे क्या करना है? कौन सा फोर्स? नेट फोर्स। कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स। कितना करना है हमको? 0। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। मतलब कि वेलोसिटी को क्या करना है हमको? कांस्टेंट करना है। ओके है। अब ये कैसे होगा? बहुत सिंपल तरीका है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण इसका कुछ ना कुछ वेट होगा और उसके कारण ये नीचे आ रहा होगा। ओके है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको W से डिनोट कर देते हैं और इसका फॉर्मूला बनेगा mg। m इज द मास, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब ये फ्लूइड से होते हुए जा रहा है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा? इस पे 2 टाइप के फोर्सेस लगाएगा। वो 2 टाइप के फोर्सेस कौन कौन से? देखिए, पहला फोर्स, यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे इससे ये क्या होगा? ड्रैग होगा। अब ये ड्रैग होगा तो इस पर फ्रिक्शन बनेगा और ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब इसको रोकने की कोशिश करेगा, किधर इसका मोशन है? इसका मोशन डाउन की तरफ है, तो ये इसको किधर फोर्स लगाएगा? इसको रोकने के लिए अपवर्ड में फोर्स लगाएगा। तो पहला फोर्स बनेगा ये F, जिसको हम लोग विस्कोसियस फोर्स या ड्रैग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हम लोग स्टोक्स लॉ में पढ़ चुके हैं। ओके है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी। आर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल के फॉर्म में है। ओके है, ठीक। अब ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। सेकंड एक और यहां पास में फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा है समझिए। जब ये ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो यहां पास में जो फ्लूइड है उसको वो हटाएगा, तब वो इस पोजीशन पे आएगा। अब ये हटाएगा इस पोजीशन से फ्लूइड को, तो फ्लूइड क्या करेगा? फ्लूइड अपनी जगह में फिर से आने की कोशिश करेगा। और इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको इनर्शिया से रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अपने आप को वैसे ही बना रहने देना चाहता है। तो यहां पास में जो फ्लूइड थे, ये जब हटेगा तो वो कोशिश पूरा करेगा कि मैं जैसा हूं वैसा का वैसे ही रहूं। तो वो क्या करेगा? वो अपनी जगह में आने की कोशिश करेगा। अब जब वो अपनी जगह में आने की कोशिश करेगा तो फ्लूइड को जब हटाएगा तो देखिए नीचे की तरफ जा रहा है और वो पूरा कोशिश करेगा लिक्विड की इसको ऊपर ही रहने दे, इस अपनी जगह से ना हटे। तो ये जितना भी जगह ये हटा होगा, ठीक है, ये जितना भी जगह हटागा, जितनी भी जगह में ये स्पेस लिया है ये ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा? उतना फ्लूइड को हटाया होगा। तो वो फ्लूइड क्या करेगा? इस पे एक फोर्स लगाएगा जो कि ऊपर की तरफ होगा और उसे हम U से लेते हैं। तो U क्या है यहां पास में? इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये कौन सा है? विस्कोसियस फोर्स। ओके है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स में भी जो फॉर्मूला लगेगा वो mg का लगेगा। इसका m आप अलग मान लीजिएगा, कैपिटल M मान लीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब जो ये फ्लूइड है इसकी कुछ डेंसिटी होगी, तो इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है उसे आप सिग्मा ले लीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्ट यहां पास में फॉल हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी, इसकी भी कुछ डेंसिटी होगी, इसको आप रो मान लीजिएगा। ओके है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? नेट फोर्स को 0 करना है। तो नेट फोर्स 0 कब होगा? नेट फोर्स 0 जब होगा जब ये W जो है ये किसके बराबर हो जाए? ये W, इसको आप इधर ले लीजिएगा, तो U प्लस जो F है वो W के बराबर हो जाए। ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कोसियस फोर्स W के बराबर हो जाए, और जब ऐसा होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी जो भी रहेगी वो कांस्टेंट फ्लो में आ जाएगा। मतलब कि वो अब
उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, मतलब जो ग्रेविटी है उसका कोई असर नहीं होता, जितना भी वेलोसिटी से वो जा रहा था उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसी पे हमको अब ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया है उसका जो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो कैसे फाइंड आउट करना है, इसे हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। अब देखिए ये W जो है वेट, इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं mg। अब m हमको नहीं मालूम है, इसका एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो वेट है इसका नहीं मालूम, तो m को निकालने का एक तरीका होता है, अगर इसकी डेंसिटी हमें मालूम है, ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो m इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब रो। अब ये देखिए इसका रो मतलब कि ये पाई r क्यूब और ये डेंसिटी हो गया रो, तो ये हो गया रो, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी है वो रो लेंगे और इसकी डेंसिटी के लिए m में क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे। तो यहां पास हम फॉर्मूले को अब बना सकते हैं। तो W क्या निकल के आएगा, 4/3 पाई r क्यूब और ओमेगा इसका, सॉरी W इसका है तो इसके लिए रो ले लेंगे, इसका तो फॉर्मूला हमको मालूम है, और इसके लिए 4/3 पाई r क्यूब और इसके लेंगे सिग्मा। ओके है, सारी वैल्यूज को आप यहां पुट कर दीजिए, ये g यहां छूट गया है, इसको भी यहां पुट कर दीजिए। ओके, अब इसमें u, अब थ्रस्ट फोर्स कितना है यहां पास में, 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g। F कितना है, 6 पाई ईटा r v। W कितना है यहां पास में, 4/3 पाई r क्यूब रो जी। अब एक चीज आप याद रखिएगा इसमें कि इसमें का r और इसमें का r दोनों के दोनों बराबर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जितना भी जगह बनाया है उतने जगह में अगर वाटर मॉलिक्यूल या जो फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल्स है उस फ्लूइड को अगर रखा जाए तो वो भी सेम शेप बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सर्कल फॉर्म में है तो जितना फ्लूइड हटा होगा वो भी एक सर्कल के फॉर्म में बनेगा और उसका रेडियस भी सेम होगा जितना ऑब्जेक्ट का रेडियस है, इसलिए दोनों के दोनों r लिया गया है यहाँ पर। ओके है, हमें निकालना क्या है, ये वाला v निकालना है, इसके लिए इसको तो ट्रांसफर कर दीजिए, ये बनेगा 6 पाई ईटा r v, 4/3 पाई r क्यूब रो g माइनस 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g। कांस्टेंट हमको बाहर निकाल सकते हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब g बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा रो माइनस सिग्मा और इधर बचेगा 6 पाई ईटा r v। इसमें से r और ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पास में, पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 2 जा और ये 2 3 जा बनेगा। अब क्या बचेगा, हमको निकालना क्या है, यहाँ पास में से v निकालना है, तो v इक्वल टू बचेगा यहाँ पास में 2, यहाँ r है तो ये r स्क्वायर हो गया, ये g रहने वाला है, रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ये 3 नीचे आएगा तो 3 × 3 इज 9 और ये ईटा, तो ये ईटा नीचे आ जाएगा और दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला गया है, ठीक है। एक चीज का याद रखिएगा, ये फॉर्मूले में ये r की वैल्यू तभी वर्क करेगा जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल के फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर टर्मिनेट वेलोसिटी किसी अलग ऑब्जेक्ट का लिया जाए या फिर ऐसा जो रेक्टेंगल हो या अलग हो तो उस पर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा आपका इक्वेशन। पर एज पर द एनसीईआरटी के हिसाब से, हमारे 11th के सिलेबस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सर्कल का ही ऑब्जेक्ट को लिया जा रहा है यहाँ पास में। ओके है, तो ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। इसके लिए मैंने एक PDF नोट से बनाया है तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, चाहे तो इसमें से नोट कर सकते हैं आप और चाहे तो PDF नोट से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं और इस टॉपिक को फिर यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो पूरा बोर्डे भर जाएगा यहाँ पास में। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, 10.10 से लिया गया है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन उसमें देख सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। एक कंटेनर लिया गया है यहाँ पास में, सेम उस कंटेनर में फ्लूइड है और जो कि ऑयल है, यहाँ पास में मेंशन कर दिया गया है। अब इस ऑयल का जो डेंसिटी है वो कितना है, 1.5 × 10³ kg/m³ के हिसाब से इसकी एक डेंसिटी ली गई है, ठीक है। तो इस डेंसिटी को, फ्लूइड की डेंसिटी को आप सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं
फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिया गया है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है और ये एक कॉपर है, ठीक है, कॉपर है तो इसको आप रो ले सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल फॉर्म में है और इसकी डेंसिटी 8.9 × 10³ kg/m³ की है। इस ऑब्जेक्ट का साइज के लिए रेडियस दे दिया गया है, 2 mm का इसका रेडियस है और इसकी कुछ वेलोसिटी है जो टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअल में है वो है 6.5 cm/s के हिसाब से ये जा रहा है नीचे। अब इतनी वैल्यू दे दी है और पूछ रहा है कि ये जो लिक्विड है, ये जो ऑयल है, इसका विस्कोसिटी कितना है और ये हमको निकालना है। तो हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी का एक इक्वेशन है, उसमें विस्कोसिटी का वैल्यू दिया गया है, उसका जो नोटेशन है वो दिया गया है, तो उसमें से हम लोग निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं फिर कैलकुलेशन करके, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला बनेगा V = 2/9 R² G ρ - सिग्मा अपॉन ईटा। यही हमारा फॉर्मूला है। ईटा को यहाँ ले आइए, V को यहाँ ले आइए। तो ईटा = 2/9 R² G ρ - सिग्मा अपॉन V। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दिए। वैल्यूज को पुट करने से पहले सबको ऐसा यूनिट में ले आइएगा। तो देखिए 2 mm है, इसको अगर मीटर में करेंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर बन जाएगा। 6.5 cm/s है, इसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6.5 सेंटीमीटर को मीटर में मतलब 10⁻² मीटर/सेकेंड। बस इतना सा तो करना था। अब पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू को। तो 2/9 R की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। G की वैल्यू क्या है यहाँ पास में 9.8, रो की वैल्यू क्या है यहाँ पास में 8.9 × 10⁻³ माइनस सिग्मा की वैल्यू 1.5 × 10⁻³ अपॉन में V। वेलोसिटी कितना है यहाँ पास में 6.5 × 10⁻²। अब यहाँ पास में कैलकुलेशन का पार्ट बचा हुआ है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2/9 स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 10⁻6। इसके बाद आएगा 9.8, इसको सॉल्व करेंगे 10⁻³ और 10⁻³ कॉमन निकाल लीजिए। 9 में से 5 गया तो बचेगा 4, 8 में से 1 गया तो बनेगा 7, यहाँ पॉइंट लगेगा और इसको कॉमन निकाले थे तो 10⁻³ बन जाएगा। ओके है, ठीक है। इसको करेंगे तो 6.5 × 10⁻²। कभी भी कैलकुलेशन करें तो 10 के जितने भी पार्ट है सबको बाहर निकाल दीजिए आप, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पास में अब मैं कटिंग करता हूँ। देखिए क्या क्या है, ये 6.5 है, ये 9.8 है, दोनों में एक एक पॉइंट है, तो हम इसे 98 और इसको 65 ऐसे लिख सकते हैं। उसको डायरेक्ट डिवाइड करके इसको वैल्यू को यहीं पास में छोटा कर देंगे। देखिए ये 65 है, 98 है, तो ये 1 से जाएगा तो ये बनेगा 65। 8 में से 5 गया 3 और ये 9 में से गया 3, 33 बनेगा। यहाँ पॉइंट लगाइए, 33 है, एक जीरो लगेगा यहाँ पास में। 65 है तो अगर आप इसको 60 मान के चलते हैं और ये इसको 33 मान के चलते हैं तो 6 5 = 30 होता है, 6 × 36, तो 6 6 करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा और ऑलरेडी इसका सिर्फ 5 है तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगा। अब यहाँ 30 आता है और ये 5 है तो 6 5 = 30, तो उसमें भी ये वैल्यू इससे इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। 30 + 30, ठीक है, तो ये वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ तो यहाँ पास में हम 5 आराम से लिख सकते हैं। तो 5 5 = 35, सॉरी 5 5 = 25 और 5 30 और 32। देखिए हमारी वैल्यू काफ़ी नज़दीक आ गई। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये 5 बचेगा, ये 0 और 0, ठीक है। अब यहाँ पास में 50, तो ये वैल्यू इससे छोटा तो यहाँ 0, तो इतना वैल्यू हमारे लिए सफिशिएंट है। तो 6.5 बन जा और इसको करेंगे तो ये आएगा 1.5। ओके है। अब देखिए यहाँ पास में 7.4 है और ये 9 है, तो इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पास में डिवाइड करके हटा देते हैं। देखिए तो 7.4 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 9 से तो ये पहले ही छोटा है तो यहाँ 0 लगा दीजिए। अब इसको पॉइंट को हटा दीजिए तो 0 लगा चुके हैं, 74 हो गया ये। अब या 7.4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पास में किससे मैं लगाऊं कि 74 मेरा कट जाए, तो 9 है तो 9 8 से 72 हो जाता है हमारा। 9 8 जा 72, तो 2 बचेगा 20, तो 9 2 जा 18। अब ये वैल्यू ऐसे ही चलता रहेगा, तो 0.82 आ रहा है। ये 2 बहुत छोटा वैल्यू होता है तो जिसको 0.8 में भी ले सकते हैं। तो 9 1 जा
और इसको करेंगे तो 0.8। अब इसका कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो चुका है, आप भी इसको कर सकते हैं। तो क्या क्या बचा है, 2, 4, 1.5 और 0.8। 10 के फॉर्म को देखिए, ये है 10⁻⁻6, ये है 10⁻+3, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो +2, नीचे क्या बचेगा 10⁻−1। इसके कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 2 × 4 × 1.5 × 0.8 कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पास में आ जाएगा। तो 15 और 8 5 × 40, 0 4 ऊपर, 8 1 जा 8 और 4 12, इसका 1 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, मतलब 1.2। अब 1.2 है यहाँ पास में, और ये 2 है और ये 8 है, 2 8 जा सॉरी 2 4 जा 8, सॉरी 2 × 4, 2 4 जा 8 आएगा, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 16 का 6, 1 ऊपर, 8 1 जा 8 1 9, ओके है, ठीक है। 8 2 जा 16, 16 का 6, 1 ऊपर, 8 1 जा 8 1 9, तो 9.6 समथिंग आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, अराउंड 9.6 × 10⁻⁻1, ठीक है। ईटा है मतलब कि पास्कल/सेकंड, ठीक है। तो बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.96 पास्कल/सेकंड, बहुत लोग इसको यूनिट पे चेंज भी कर देते हैं, पास्कल को लिखते हैं Nm/m²/सेकंड, ऐसा भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर में कि आप क्या लिखना चाहते हैं। कैलकुलेशन आपको समझ में आया, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, आपको जरूर बनेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल में उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है, और उतना ज़्यादा आप पेपर टाइम पे अपना टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग का टाइम जो वेस्ट होता है वो कैलकुलेशन में ही होता है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर जल्दी अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं, ये टॉपिक अब यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक पे अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर में रहेगा। ये टॉपिक छूट गया था एक्चुअल में इसका रिलेशन आपका टर्बुलेंट फ्लो से है, पर मैं नहीं चाहता कि इसको आगे जाके बढ़ाया जाए, तो रेनॉल्ड नंबर को हम लोग एक टॉपिक में कवर कर लेंगे। वो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, सिर्फ 10 मिनट का ही रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे।